everyone, welcome back to Brainipedia Skills. I'm Neha, your पॉलिटी टीचर. एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया. ऑफिशियल लैंग्वेजेस आखिर क्या होती हैं एंड हमारे देश में कितनी लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, ये सारी ही बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं. एंड ऐसे कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो हमारे देश में ऑफिशियल लैंग्वेजेस को डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में हमें जानकारी प्रोवाइड करते हैं. चलिए देखते हैं कि आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे. सबसे पहले ऑफिशियल लैंग्वेजेस की डेफिनेशन देखेंगे कि भाई ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, टर्म ऑफिशियल लैंग्वेज, इसका मतलब क्या होता है. देन इसके बाद ऐसे कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, यानी कि ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे संविधान में हैं जो कि हमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में जानकारी देते हैं. कुछ स्केड्यूल्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. देन इसके बाद कुछ की पॉइंट्स होते हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस के रिगार्डिंग, उन की पॉइंट्स को पढ़ेंगे एंड उन की पॉइंट्स को समझेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट जो कुछ की कमिटीज़ और कुछ कमीशंस का फॉर्मेशन किया गया था इन ऑफिशियल लैंग्वेजेस के रिगार्डिंग, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग राज्य में, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग प्रकार की भाषा बोली जाती है, जिसके कारण ये एक टॉपिक ऑफ डिबेट रहता है जिसके अंतर्गत काफ़ी डिस्प्यूट्स, काफ़ी तरीके के लड़ाई झगड़े, काफ़ी तरीके के विवाद हमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस के रिगार्डिंग देखने को मिलते हैं. तो उन्हीं चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए कई बार ऑफिशियल कमिटीज़ का फॉर्मेशन किया गया. वो सारी ही बातें हम यहाँ डिस्कस करेंगे. जो चैलेंजेस रहे ऑफिशियल लैंग्वेजेस को डिसाइड करने में, ऑफिशियल लैंग्वेजेस का फॉर्मेशन करने में, उन सभी चैलेंजेस को हम आज पढ़ेंगे, समझेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस के रिगार्डिंग, हम उन चीज़ों को भी यहाँ पे समझने वाले हैं. देन इसके बाद इसके साथ हम आज की क्लास को समअप करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. सो आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक इज़ द डेफिनेशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, कि आखिर ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती क्या है. सो आवर डेफिनेशन इज़ an official language is a language that a government uses for its official work, communication and document. किसी भी देश की ऑफिशियल लैंग्वेज वह लैंग्वेज होती है जिसे उस देश की गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल वर्क्स के लिए, कम्युनिकेशन के लिए और जो डॉक्यूमेंट्स के वर्क होते हैं उसके लिए इस्तेमाल करे. बेसिकली किसी भी देश, किसी भी नेशन, किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट यानी सरकार होती है, जब वह अपने ऑफिशियल कार्यों में, कम्युनिकेशन में यानी कि बातचीत में, और जो डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड होता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन किया जाता है, उन सभी चीज़ों में जिस भी भाषा, जिस भी लैंग्वेज का प्रयोग करती है, वही लैंग्वेज उस देश यानी उस राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज कहलाती है. It is often chosen to ensure uniformity and efficiency in administration. अब यहाँ पे ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसे क्यों चुना जाता है, ऑफिशियल लैंग्वेज को यहाँ पे क्यों रखा जाता है, ताकि यहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी रिकॉर्ड मेंटेन किए जा रहे हैं, जिस भी प्रकार के ऑफिशियल वर्क हो रहे हैं, वो एक स्मूथ तरीके से चलते रहें. वहाँ पे किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन, किसी भी तरीके का मिसमैनेजमेंट, किसी भी तरीके का मिसकम्युनिकेशन हमें देखने को ना मिले. देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की यदि हम बात करें कि भाई ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि हमारे यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ डील करते हैं, तो आंसर होगा सबसे पहला आर्टिकल 343. अब जो आर्टिकल 343 है, इट डिक्लेयर्स हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन इंडिया. यहाँ पे आर्टिकल 343 हमसे बोलता है कि जो हिंदी लैंग्वेज है, देवनागरी स्क्रिप्ट है, वो यूनियन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज रहने वाली है. मतलब जो हिंदी भाषा है वो हमारे देश की, यूनियन की एक ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी. देन यहाँ पे एक और बात बोली जाती है दैट इंग्लिश इज़ परमिटेड फॉर ऑफिशियल यूज़ ऑफ अ लिमिटेड पीरियड लेटर एक्सटेंडेड. देखिए भाई, यहाँ पे इंग्लिश के बारे में भी कुछ बातें कही गई कि कुछ जो ऑफिशियल वर्क्स होते हैं उसमें आप इंग्लिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इंग्लिश भाषा है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ लिमिटेड पीरियड के लिए. हालांकि आगे चल के इसे एक्सटेंड कर दिया गया, इस पीरियड को बढ़ा दिया गया. देन इसके बाद 8th शेड्यूल जो है हमारे संविधान का, इट लिस्ट 22 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन. दीज आर कॉल्ड शेड्यूल्ड लैंग्वेज. अब हमारे भारतीय संविधान का जो 8वां शेड्यूल है, 8th शेड्यूल है, ये हमारे देश की 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करता है. और ये जो 22 लैंग्वेजेस होती हैं, इन्हें हम शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस के नाम से जानते हैं. बेसिकली हमारे देश की वो 22 लैंग्वेजेस जिनके बारे में हमें अपने संविधान के 8th शेड्यूल में चीज़ें देखने को मिलती है, वही होती हैं हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस. और इनके नंबर कितने हैं? 22.
देन इसके बाद की पॉइंट्स की यदि हम बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी में, सो फर्स्ट वन वुड बी द यूज़ ऑफ इंग्लिश। यूज़ ऑफ इंग्लिश यानी इंग्लिश का जो इस्तेमाल था, इनिशियली अलाउड फॉर 15 ईयर्स। पहले ये सिर्फ 15 सालों के लिए अलाउ किया गया था कि सिर्फ आने वाले 15 सालों तक हम इंग्लिश का इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि था अंटिल 1965। पहले बोला गया था जब स्टार्टिंग में संविधान लागू हुआ, उस टाइम पे ये प्रोविजंस थे कि भाई हम इंग्लिश का इस्तेमाल करेंगे, इंग्लिश की जो लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सिर्फ कब तक, आने वाले 15 ईयर्स तक, यानी कि सिर्फ 1965 तक। अलॉन्ग साइड हिंदी, इसके साथ साथ हम हिंदी का भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इट कंटिन्यूज ड्यू टू द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। लेकिन इंग्लिश का प्रयोग हमें आगे भी कंटिन्यू देखने को मिला, क्योंकि 1963 में एक एक्ट आया जिसका नाम था ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, जिसने कि इंग्लिश के इस्तेमाल को, इंग्लिश भाषा के इस्तेमाल को आगे और समय के लिए एक्सटेंड कर दिया। Then states freedom. States can adopt their own official languages based on regional requirement. बेसिकली यहाँ पे राज्यों को भी एक फ्रीडम दी जाती है, एक छूट दी जाती है कि यदि आप चाहें तो अपने राज्य की कल्चर के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशन कस्टम्स के अकॉर्डिंग अपने राज्य की खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज चुन सकते हैं। यदि कोई मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, अलग अलग राज्य हैं और अलग अलग राज्यों के अलग अलग कस्टम्स, अलग अलग ट्रेडिशंस हमें देखने को मिलते हैं। सभी राज्यों में अलग अलग लोग होते हैं, सभी की अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा होती है। तो इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए हमारे संविधान ने हमारे यहाँ के राज्यों को ये अधिकार प्रदान किया है कि आप चाहें तो अपने राज्य की स्वयं से डिसाइड कर सकते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या रहने वाली है। फॉर एग्जांपल, तमिलनाडु में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तमिल है, वेस्ट बंगाल में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो बंगाली है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किस राज्य से हैं और आपके राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। देन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं, बिजनेस कैन बी कंडक्टेड इन हिंदी और इंग्लिश। यदि हम पार्लियामेंट में देखें, हमारे यहाँ का जो पार्लियामेंट होता है वहाँ पे किस प्रकार की बोली भाषा यूज़ की जाती है, किस तरीके से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं या फिर जो एमएलए हैं, एमपीज हैं, वो आपस में किस तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं। तो उनके जो कम्युनिकेशन है वो हिंदी में भी हो सकता है और वो इंग्लिश में भी हो सकता है। बेसिकली पार्लियामेंट में होने वाली जो डिबेट्स हैं किसी एक्ट को लेके, किसी बिल को लेके, या फिर अपोजिशन और सरकार के बीच में जो होने वाली कॉन्स्टेंट डिबेट्स होती हैं, उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज रहने वाली है, जो मेजर लैंग्वेज होगी, वो या तो हिंदी होगी या तो इंग्लिश होगी। इन दोनों ही भाषाओं का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट के जो लोग होते हैं वो अपने जो बिज़नेस होते हैं, अपने जो कार्य होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, उन्हें परफॉर्म करते हैं। यदि किसी प्रकार की डिबेट होगी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लेकर या सरकार की किसी पॉलिसी, किसी नीति को लेकर, तो वो इन दोनों ही लैंग्वेज में कंडक्ट कराई जाएगी, या तो हिंदी या तो फिर इंग्लिश। देन 8th शेड्यूल लैंग्वेज की हमने बात करी। जो हमारा 8th शेड्यूल है संविधान का, वो एट प्रेजेंट में 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करता है, यानी कि 8th शेड्यूल में हमें 22 लैंग्वेजेस 2025 में देखने को मिलती हैं। लेकिन इनिशियली यानी कि शुरुआत में इसमें हमें सिर्फ 14 लैंग्वेजेस देखने को मिलती थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। मे बी इससे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इनिशियली हमारे 8th शेड्यूल में आपको कितनी लैंग्वेजेस देखने को मिलती थी। तो आंसर वुड बी 14। इनिशियली 14 लैंग्वेजेस थी, लेकिन एट प्रेजेंट में टाइम के साथ बदलाव आते आते ये लैंग्वेजेस 22 तक पहुंच चुकी हैं। सम लैंग्वेजेस इंक्लूड, अब यहाँ पे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूँ कि भाई ऐसी कौन कौन सी भाषाएं हैं जो आपको 8th शेड्यूल में देखने को मिलेंगी, तो वो होगी हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, उर्दू, गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम एंड कन्नड़। ये सभी वो लैंग्वेजेस हैं जो आपको हमारे संविधान के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में देखने को मिलती हैं। देन इसके बाद कुछ कमिटीज़ और कमीशंस का भी फॉर्मेशन किया गया भाषाओं के रिगार्डिंग जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो डिस्प्यूट्स होते हैं, उन्हें रिजॉल्व करने के लिए। क्योंकि हमारे देश में अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषा का प्रयोग होता है, तो जो लोग होते हैं अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, एवरीडे बेसिस पे यूज़ करते हैं। उसके रिगार्डिंग, उस पर्टिकुलर चीज़ के कारण भाषाओं को लेके हमारे देश में बहुत डिस्प्यूट और बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स, उन्हीं डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कराने के लिए कमिटीज़ और कमीशंस का फॉर्मेशन किया गया। सबसे पहले ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन,
अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 344 टू प्रमोट हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। एक ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन का फॉर्मेशन किया गया अंडर आर्टिकल 344 ताकि हिंदी को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज हम प्रमोट कर सकें, हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे सकें, क्योंकि हमारे देश में कई राज्य ऐसे होते हैं जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती, जहाँ पे हिंदी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो हिंदी को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन का फॉर्मेशन किया गया था और ये चीज़ मेंशन है अंडर आर्टिकल 344। देन संस्कृत प्रमोशन एफर्ट्स टू डेवलप संस्कृत एज क्लासिकल लैंग्वेज। अब ये जो संस्कृत होती है हमारे देश की बहुत पुरानी भाषाओं में से एक है, तो यहाँ पे संस्कृत के प्रमोशन के लिए संस्कृत को और ज़्यादा बढ़ावा मिले, संस्कृत को ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझें और उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को इस्तेमाल करें, पढ़ें, समझें, इस चीज़ के लिए भी इस संस्कृत का प्रमोशन किया जाने लगा और इससे एज अ क्लासिकल लैंग्वेज डेवलप करने की कोशिश की गई कि संस्कृत को हम अपने देश की कौन सी लैंग्वेज बनाएंगे, क्लासिकल लैंग्वेज बनाएंगे। इसके बाद चैलेंजेस भी हमें कई देखने को मिले लैंग्वेजेस के रिगार्डिंग। कैसे? सबसे पहला, रीजनल लैंग्वेज सेंटिमेंट, रेजिस्टेंस इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, फॉर एग्जांपल तमिलनाडु अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ हिंदी। देखिए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि कई सारे ऐसे राज्य होते हैं, स्टेट्स होते हैं जहाँ पे हिंदी का इस्तेमाल नहीं होता, जहाँ के लोगों को हिंदी बोलना नहीं आती, उनकी खुद की अपनी रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं। सबसे एक एग्जांपल की यदि मैं बात करूँ, तमिलनाडु में यदि आप जाएंगे, वहाँ पे लोगों को हिंदी नहीं आती, वहाँ पे जो मेजर स्पोकन लैंग्वेज होती है वो तमिल या फिर इंग्लिश होती है। तो जब हिंदी को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज चुना गया तो बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए कि भाई हमारी रीजनल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों नहीं चुना गया और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों चुना गया। तो इसको लेके भी कई डिस्प्यूट्स, कई क्रिटिसिज्म यहाँ पे हमें देखने को मिले, कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिले। लोगों के जो सेंटिमेंट्स थे उनके रीजनल लैंग्वेज के रिगार्डिंग। ऑफ कोर्स वट एवर लैंग्वेज वी यूज़, वट एवर लैंग्वेज वी स्पीक इज़ एन इमोशन टू अस। हम जो भी भाषा बोलते हैं, जो भी हमारी मातृभाषा होती है, वह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और एक तरीके से वो हमारा प्राइड होती है। तो जब बहुत सारे स्टेट्स में ये बात पता चली कि उनकी रीजनल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज ना चुन के हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज चुना गया है, तो यहाँ पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट और बहुत डिस्प्यूट्स हमें देखने को मिले कि भाई आपने हिंदी को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्पोज क्यों किया। इसके बाद चैलेंज दूसरा ये है कि हमारे देश में हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, विभिन्नता देखने को मिलती है। इंडियाज़ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी मेक्स लैंग्वेज पॉलिसीज़ कम्प्लेक्स। अब यहाँ पे हमारे यहाँ हर राज्य में आपको अलग अलग प्रकार की भाषा, अलग अलग प्रकार की बोली देखने को मिलेगी, जिसके कारण लैंग्वेज पॉलिसीज़ जो होती हैं उसमें आपको बहुत कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं। देन इम्प्लीमेंटेशन, इंश्योरिंग फेयर रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस। अब हर स्केड्यूल लैंग्वेज का सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो, सही तरीके का रिप्रेजेंटेशन हो, किसी भी कास्ट को, किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को, किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी राज्य के लोगों को ये फील ना हो कि उनकी रीजनल लैंग्वेज को इग्नोर किया जा रहा है या फिर उनकी रीजनल लैंग्वेज को यहाँ पे उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रखना भी काफ़ी ज़रूरी था। इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हमें पॉलिसीज़ का कराना था कि जिससे किसी भी रीजनल लोगों की, किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल की सेंटिमेंट्स यानी कि फीलिंग्स हर्ट ना हो। इसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं जो कि हमारी लैंग्वेज के रिगार्डिंग हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला, क्लासिकल लैंग्वेजेस, सम लैंग्वेजेस लाइक संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड ओडिया हैव बीन ग्रांटेड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस फॉर देयर एंशिएंट हेरिटेज। हमारे देश में कई सारी भाषाएं ऐसी होती हैं जो कि एंशिएंट टाइम से, हिस्टोरिकल टाइम से इंडिया में प्रिवेल करती है, मतलब काफ़ी पुरानी और सदियों पुरानी लैंग्वेज होने का दर्जा उन्हें मिला हुआ होता है, जैसे कि संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ओडिया। इन सभी लैंग्वेजेस को एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। वो स्टेटस है क्लासिकल लैंग्वेज का, मतलब इन सभी लैंग्वेजेस को एक दर्जा दिया जाता है, एक ऑनर दिया जाता है क्लासिकल लैंग्वेज होने का। यानी कि ये सभी वो लैंग्वेज हैं, वो भाषाएं हैं जो कि हमारे देश में एंशिएंट टाइम से प्रिवेल करती हैं। मतलब इन सारी भाषाओं का इस्तेमाल हमारे देश में एंशिएंट टाइम से किया जाता है। देन लिंक लैंग्वेज, इंग्लिश एक्ट्स एज अ लिंक लैंग्वेज अक्रॉस द स्टेट्स। अब जो हमारी इंग्लिश होती है ना, एज अ लिंक लैंग्वेज कार्य करती है सभी राज्यों के बीच में। मतलब कि सभी राज्यों का यदि जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगा वो किस लैंग्वेज में होगा, लिंक लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश में। यानी कि हमारे
जो देश है इसमें भले ही किसी राज्य को हिंदी ना आती हो, किसी राज्य को कन्नड़ ना आती हो, किसी राज्य को तेलुगु तमिल ना आती हो, लेकिन हर राज्य में आपको जो ऑफिशियल वर्क्स हैं उसमें इंग्लिश का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इंग्लिश एक तरीके की लिंक का काम करती है, एक तरीके का ब्रिज का काम करती है। कम्युनिकेशन जब भी दो राज्यों के बीच में होगा, दो स्टेट्स के बीच का जो कम्युनिकेशन होगा, उस कम्युनिकेशन में जो इंग्लिश भाषा है, इंग्लिश लैंग्वेज है, ये एक प्रकार की लिंक यानी कि एक प्रकार के ब्रिज का कार्य करती है। ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट थे जो कि हमने अपनी लैंग्वेजेस के रिगार्डिंग देखे। आज की क्लास में हमने लैंग्वेजेस के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन्हें डिस्कस किया, किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, इन सभी बातों को डिस्कस किया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था यहाँ पे। वो क्वेश्चन ये था कि आप मुझे बताएंगे कि आप जिस भी राज्य, जिस भी स्टेट में रहते हैं, आपके राज्य यानी कि आपके स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। ये आंसर मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आज हमने डिस्कस किया ऑफिशियल लैंग्वेजेस की डेफिनेशन के बारे में कि भाई ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होते हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को हमने देखा। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने इनके कुछ की पॉइंट्स को समझा कि भाई कहाँ कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है, राज्यों को लैंग्वेज के कंटेक्स्ट में, लैंग्वेज के बोलना चाहिए टॉपिक में कौन सी फ्रीडम, कौन सी छूट दी गई है, ऐसे कौन कौन सी स्पेशल प्रोविजंस हैं जो कि राज्यों को प्रोवाइड किए गए हैं। पार्लियामेंट का प्रोसीजर किस तरीके से होगा, 8th शेड्यूल में किस प्रकार की लैंग्वेज, किस प्रकार की भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है। फिर कुछ की कमिटीज़, कमीशंस के बारे में हमने बात करी। जो चैलेंजेस होते हैं भाषाओं को लेके, लैंग्वेजेस को लेके, वो हमने आज डिस्कस किए। अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट में हमने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को देखा जहाँ पे हमने समझा कि हमारे देश में कुछ क्लासिकल लैंग्वेजेस भी होती हैं और एक लैंग्वेज होती है जिसे हम लिंक लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। ये सारी ही बातें आज की क्लास में हमने डिस्कस करी। आई रियली होप दैट यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द लैंग्वेजेस in a better way, in a easy way. And if you like the video, please like the video. Don't forget to subscribe to our channel, because if you will subscribe to our channel, you will never miss our important video regarding Indian polity by me. So you should, if you want to prepare for competitive exams and learn Indian polity in a easy way, in an interactive way, so you should definitely go through all the videos. You will definitely learn a lot of things, that too in a easy manner. I really hope you enjoyed the video, and if you like the video, don't forget to share this video with your friends so that they can also learn the Indian polity by me. And stay healthy, stay happy. Thanks for watching.